नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। हमारा एक बेहद खास शो जहां पर हम बात करते हैं दिग्गज बाजार के एक्सपर्ट से, फंड हाउसेस के एक्सपर्ट से, जहां पर आपके लिए लेकर आते हैं आपके निवेश और पोर्टफोलियो से जुड़ी सही और सटीक सलाह। और हर हफ्ते की तरह एक नया नाम हमारे साथ जुड़ता है। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं निमेश चंदन, सीईओ बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड। और निमेश से हम जानने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ एक म्यूचुअल फंड होने के नाते वो बाजार को कैसे देख रहे हैं, बल्कि एक निवेशक होने के नाते आपके लिए उनके पास क्या कुछ सलाह है। निमेश चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और जैसा कि शो का नाम है, आप समझ ही गए होंगे, हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर बारीकी पर बात करते हैं। इसमें बाजार की चाल शामिल होती है, दर्शकों निवेशकों के पोर्टफोलियो पर आप जैसी वॉइसेस से हम सलाह भी मांगते हैं। तो पहला सवाल तो मैं आप ही से यही पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे निमेश, और क्योंकि आप इंडस्ट्री से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इक्विटी मार्केट्स में आपका इतना अनुभव है, तो अब की बार जो बाजार की चाल है, ये बहुत सारे निवेशकों ने और जिन्होंने पैसे लगाने शुरू हुए पिछले 2 साल में, उन्होंने नहीं देखी है। उन्होंने ऐसे उतार चढ़ाव भरा माहौल देखा ही नहीं है बाजार में, ठीक है। उन्हें आप सबसे पहले तो क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जब बाजार में एंटर हुए तो बाजार में उन्हें बेहतरीन रिटर्न दिखाई दिया, उसके बाद आप अक्रॉस इक्विटी इन्फ्लोज देख लीजिए, आप एसआईपी के इन्फ्लो देख लीजिए, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते जा रहे हैं जी। लेकिन अब ऐसा दौर है जहां पर संभावना है कि उतार चढ़ाव हो सकता है, जो कि बाजार की फितरत भी है। बाजार कभी एक टोन में तो चलता नहीं है। इन लोगों को जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से अपने महसूस कर रहे होंगे फिलहाल परफॉर्मेंस में, क्या कहेंगे उन्हें? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे कविता आपके साथ ये शो करने में बेहद खुशी है। पहले तो मैं निवेशकों से ये कहना चाहूंगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेकुलेशन करने से हार्डली कोई पैसे बनाता है, और वेल्थ तो बहुत दूर की बात है। तो जब इन्वेस्ट करें इक्विटी शेयर मार्केट में, तो पहले तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। कुछ नए निवेशक हैं जो शायद कोविड के बाद शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना उन्होंने शुरू किया और ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। अब उन्होंने ऑब्वियसली मार्केट को एक तरफा जाते हुए देखा है, उन्होंने कभी लंबी मंदी नहीं देखी। मैं मार्केट में अबाउट 23 साल से हूँ। मैंने दो तीन ऐसी मंदी देखी हैं जो 1 साल से ज्यादा तक चली हैं। और उस समय लोग जनरली मार्केट में निवेश नहीं करते, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये जो निवेशक नए आए हैं, वो टिपिकली ये सोचते हैं कि हम जो बाय करेंगे, जब बाय करेंगे, पैसे बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और लास्ट 2-3 साल में ऐसा हुआ है। बट दैट इज नॉट अ यूजुअल मार्केट। मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता, करेक्शंस आते हैं, बेयर मार्केट भी आते हैं। तो इन निवेशकों को पहले तो ये माइंड में रखना है कि लॉन्ग टर्म में अगर हमें वेल्थ बनाना है इस मार्केट में, तो ये सब बेयर करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसका यूज करना पड़ेगा कि जब करेक्शन आता है या बेयर मार्केट आता है, तब निवेश करना है अच्छे शेयरों में और अच्छे दामों पर, या अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। एंड ओवर द इयर्स ये इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्परामेंट सही हो, आपका बिहेवियर सही हो मार्केट में, यानी कि आप ग्रीड और फेयर में लोगों के साथ, क्राउड के साथ पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि उसमें आपके रिटर्न्स एवरेज ही बनेंगे। और कुछ जो मैंने रिसेंटली ट्रेंड्स देखे हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े वरिंग हैं, इसके बहुत लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्पेकुलेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें नुकसान भी काफी हो सकता है उनका, उनकी 100% कैपिटल भी जा सकती है उसमें। तो मैं इन सब चीजों से निवेशकों को एडवाइस करूंगा कि थोड़ा बच के रहें। इक्विटी मार्केट इंडिया में लोगों के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करेगा, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन इसको आप सही तरीके तरीके से निवेश करेंगे तो ही आपके इसमें पैसे अच्छे बनेंगे, वेल्थ अच्छी बनेगी। बिल्कुल। अब ऐसे में ना निमेश, होता यही है, मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ़ होंगे। एक मेंटालिटी होती है, टेम्परामेंट होती है लोगों की कि पड़ोसी का घर हमारे घर से अच्छा कैसे है? अच्छा, उनके पोर्टफोलियो में तो उनको ज़्यादा कमाई हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रही है?
है ना। और भले ही लॉन्ग टर्म का महत्व समझते होंगे लोग, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी तो थोड़ी सी कमाई हो जानी चाहिए। वो थोड़ा सा धैर्य, धीरज, संयम की भी एक बात है जो शायद आपको लागू करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी। और दूसरा, नॉइज़, क्योंकि हमने देखा पिछले 2-2.5 सालों में इतना ज़्यादा नॉइज़ आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इतनी वॉइसेस आकर खड़ी हो चुकी हैं और सब एक तरह आपको सलाह दे रही हैं। कहीं ना कहीं लोग भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि यहाँ आपके पैसों की बात हो रही है, आपकी गाढ़ी कमाई की बात हो रही है, जिसको योजनात्मक तरीके से आपको आगे ले जाना चाहिए। सवाल मेरा आपसे अब ये होगा कि भारतीय बाज़ारों की हम बात करते हैं और अब तो हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में जा ही चुके हैं। आपने बहुत सारे चुनावों को अनुभव किया होगा और चुनाव के दौरान बाज़ार की चाल को भी अनुभव किया होगा। कहीं ना कहीं बाज़ार सरकार की कंटिन्यूटी को पचा चुका है, वो डाइजेस्ट कर चुका है। और जो अभी इंटरिम बजट हुआ उसमें भी जिस तरह एक स्थिरता दिखाई दी है और एक क्लियर कट मैसेज भी दिखाई दिया है कि हम जो हैं रिफॉर्म की गाड़ी को ही आगे ले जाएंगे, वो काफ़ी क्लियर है। लेकिन बाजार तो हमेशा आगे चलता है ना निमेश। अब बाजार की उम्मीदें और क्या हो सकती हैं हमारी सरकार से, आने वाले बजट से, क्योंकि बाजार होने वाले इवेंट को पहले ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो अब किस तरह के इवेंट हैं जो बाजार जिन पर नजर बनाए रखे हुए हैं घरेलू फ्रंट पर? तो पहले तो आपके कमेंट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी-कभी जब स्टूडेंट एग्जाम लिखते हैं, तो अगर कोई सवाल कठिन आ गया तो सोचते हैं मैं दूसरे के पेपर में से देख के उस सवाल का जवाब लिख दूं। लेकिन इक्विटी मार्केट ऐसा है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबको अलग-अलग पेपर दिए हुए हैं, तो आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे नेबर के पास कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, वो उसको सूटेड स्टॉक्स हैं, वो उनके पोर्टफोलियो, उनकी जो इमोशनल स्टैंडिंग है, उनके जो रिस्क एपिटाइट है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो है उनका। आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए, अपने गोल्स के हिसाब से आपकी एसेट एलोकेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट बनाइए। तो पहला तो मैं ये कहूंगा। जैसे मैंने कहा कविता कि इंडिया, कहते हैं ये इंडिया का डेकेड है, मैं कहूंगा कि इंडिया की ये सेंचुरी है कि हम यहाँ से बस आगे बढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ने भी जो इस बार बजट में कहा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2047, जब हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे, जब हम इंडिया काफी देशों से आगे होगा। तो ये सब पॉजिटिव चीजें इंडिया में हो रही हैं। बट मार्केट हमेशा आगे देखता है। मार्केट ये सोचता है कि अब मेरे लिए नेक्स्ट ट्रिगर क्या है। इलेक्शंस जो है वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। जब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो मार्केट ने ऑलरेडी वो इवेंट अब डिस्काउंट कर लिया है कि जो ये सरकार रहेगी वो स्टेबल रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। हाँ, सीट्स के बारे में डिबेट हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये एक डिस्काउंट हो चुका है कि ये सरकार चलती रहेगी। तो इफ देर इज अ नेगेटिव सरप्राइज तो शायद मार्केट रिएक्ट करे, बट पॉजिटिव सरप्राइज में आई डोंट थिंक मार्केट रिएक्ट करेगी, या पॉजिटिव सरप्राइज शायद ना आए। तो बाजार अब देखेगा कि नेक्स्ट जब जुलाई में नया बजट आएगा तब फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे। थोड़ी तो हमें ग्लिम्स मिल गई है, उसकी जो आइडिया मिल गया है फ्रॉम दिस बजट कि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट मार्केट ये चाहेगा कि एक जब नई गवर्नमेंट आए और अपना जब बजट पेश करे, तब वो अपने नेक्स्ट 5 साल के जो उनके विजन है उनको ठीक से डिफाइन करे इन द बजट। उसके बाद काफी देशों में इस साल इलेक्शंस हैं, जैसे कि यूएस में भी इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स काफी हैं, वहां पे इलेक्शन है। उस वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी हो सकती है, बिकॉज हमारे काफी जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनको वहां की पॉलिसीज से इम्पैक्ट हो सकता है। अ, यहाँ से हमें एक और चीज देखनी है कि वर्ल्ड जो है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए वर्ल्ड वाइड, उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड वो कम हो रहा है। और उस वजह से हमें एक्सपोर्ट साइड पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, जहाँ पे कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उन पे शायद थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा करेंगे। डोमेस्टिक सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कैपेक्स एंड कंजम्पशन, मेरे हिसाब से दोनों अच्छा करेंगे। आप देखिए ये दो जो हैं वो इंपॉर्टेंट व्हील्स हैं
कंट्री के, जो ये दो पहियों पे कंट्री चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स होने से, और जो हमने देखा लास्ट ईयर काफी हुआ, जॉब्स क्रिएट होते हैं, जॉब्स क्रिएशन से कंजम्पशन होती है। अगर कंजम्पशन स्ट्रांग रही तो उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, तो वो ज्यादा कैपेक्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हम एक अच्छी वर्चुअस साइकिल में है, जो हमें नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक बेनिफिट करेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हम्म। निवेश, थोड़ा सा आपके हाउस व्यूज़ की भी बात करना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। तो अब आपका व्यू किन किन सेक्टर्स पर कितने कितने एक्सपोजर को लेकर है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपकी फंड मैनेजमेंट की टीम आगे बढ़ रही है? तो पहले मैं ब्रॉड व्यू एक दे दूं कि वी आर बुलिश ऑन डोमेस्टिक सेक्टर्स वर्सेस एक्सपोर्ट सेक्टर्स, क्योंकि हमें लगता है एक्सपोर्ट में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। कुछ ऐसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स भी हैं जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इकोनॉमिक पेस या ग्रोथ के हिसाब से नहीं चलते, तो उस पे हम नेगेटिव नहीं है। बट ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर पे हम थोड़े कॉशियस हैं, डोमेस्टिक सेक्टर्स पे बुलिश हैं। सेकंड, हमें ये भी देखना है कि अगर हम किसी सेक्टर्स में ग्रोथ देख रहे हैं, वेदर वैल्यूएशन इतने पहुंच गए हैं कि उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, तो उधर हम थोड़े से कॉशियस या न्यूट्रल हो जाते हैं कि ग्रोथ अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो उसमें शायद ज्यादा गेन ना हो। मार्केट की जिस हिसाब से 8 साल से पॉजिटिव रैली रही है, आज वी हैव 8 consecutive कैलेंडर ईयर्स ऑफ पॉजिटिव रिटर्न, तो उसमें काफी सेक्टर्स जो हैं, जो पहले वैल्यू सेक्टर्स हुआ करते थे, अब उनके वैल्यूएशन काफी ऊपर आ गए हैं, वो काफी रीजनेबल या फेयर वैल्यूएशन पे आ गए हैं। तो एज अ स्टाइल वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, जहां पे ऐसी कंपनीज जो अपनी गुड रिटर्न रेशियोज, गुड कैश फ्लोज मेंटेन कर सकें फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो एज अ स्टाइल वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रोथ एंड वैल्यू टूवर्ड्स क्वालिटी, जो सस्टेन कर सके अपने वैल्यूएशंस गोइंग फॉरवर्ड। अब सेक्टर्स पे आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो हाल ही में काफी प्रेशर में रहे हैं, जिनके स्टॉक प्राइसेस, वहां अपॉर्चुनिटी है फॉर गुड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी नीचे आ गए हैं। उनमें जो नेगेटिव हैं वो प्राइस्ड इन हो गए हैं। कुछ सेक्टर्स में, जैसे हम कहते हैं, पॉजिटिव प्राइस्ड इन हो जाते हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। इस सेक्टर में वी आर सीइंग के लोग काफी अभी नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव उनके जो वैल्यूएशन में प्राइस इन हो गए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। कैपेक्स और इंफ्रा में हम पॉजिटिव हैं, बट इसमें हम काफी सिलेक्टिव सेक्टर्स में अब एक्सपोजर ले रहे हैं, क्योंकि इनमें काफी रैली आ चुकी है। पावर सेक्टर फॉर एग्जांपल इज अ इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे हम इन्वेस्टेड हैं। कमिंग टू कंज्यूमर सेक्टर्स, लास्ट ईयर एक्चुअली रूरल कंजम्पशन के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ रिकवरी आएगी इस साल, ऑलरेडी कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो रूरल साइड पे वी आर लिटिल बुलिश। वी आर ऑल्सो बुलिश जहाँ पे अर्बन सेक्टर में, जहाँ पे वी आर सीइंग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। इंडिया में जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ है वो काफी अच्छी रहेगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी टिल 2030। वी आर सीइंग अ गुड नंबर ऑफ a good sizable improvement in the economy। तो उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी। आप देखें, आफ्टर अ सर्टन पर कैपिटा इनकम, अब हमारी जो $2,300 प्लस जो पर कैपिटा इनकम है, वो जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है, वी विल सी के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंज्यूमर की जो सेविंग्स है उनकी पैटर्न्स भी चेंज होंगी, उससे कैपिटल मार्केट्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लास्टली, वी आर बुलिश ऑन हाउसिंग ऑल्सो। रियल एस्टेट साइकिल लास्ट ईयर काफी अच्छी रही, हमारे हिसाब से 2-3 साल और अच्छे हैं रियल एस्टेट साइकिल के, और उससे जो लगती इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, पाइप्स, वायर्स, केबल्स, टाइल्स, ये सब भी अच्छा करेंगे। तो पोजिशनिंग हमारी इन सेक्टर्स में पॉजिटिव है। थोड़ा सा लार्ज और मिड की बात करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। यहाँ पर वैल्यूएशंस का फेर कितना बदला है अब तक आपके मुताबिक? क्या ओवरऑल आपको लगते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गए हैं, या कुछ पॉकेट्स हैं चुनिंदा सेक्टर्स में जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हैं?
तो सबसे पहले कविता मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों से कि मार्केट कैप जो होती है एक कंपनी की, वो आपको उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कुछ जानकारी या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताती। मार्केट कैप से डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, स्लो ग्रो करेगा, पैसे बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसकी एक थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की, उसकी मैनेजमेंट की, और क्या वैल्यूएशन हम दे रहे हैं। मार्केट कैप हमें ये जरूर बताती है कि उस सेक्टर या उस मार्केट कैप कैटेगरी की वॉलेटिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि शायद छोटी मार्केट कैप हो, लिक्विडिटी कम हो, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो लोग जब एक तरफ से एक्साइट हो जाते हैं स्मॉल कैप्स के बारे में या मिड कैप्स के बारे में, मैं उनको ये थोड़ा सा कॉशियस बताऊंगा कि जस्ट बिकॉज मार्केट कैप छोटी है डजंट मीन कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। लार्ज कैप भी ग्रो करती है, और वॉलेटिलिटी कभी कभी स्मॉल कैप्स में ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से उन्हें अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उन्हें देखना चाहिए। अब हमने देखा है कि लास्ट ईयर मार्केट स्मॉल कैप्स के बारे में काफी एक्साइटेड रहा एंड वैल्यूएशंस काफी ऊपर आ गए हैं। जो उनकी 20 साल की एवरेज वैल्यूएशन रही है उससे लगभग 20% वो ज्यादा है। अब यहाँ से और अगर 10% ऊपर गए तो शायद वो अपने बबल जोन में चले जाएंगे, जो हमने लास्ट 20 साल में दो बार देखी है, 2007 में देखी है और 2017 में भी हमने देखा है। तो अब जो अपॉर्चुनिटी है इस समय, वो लार्ज कैप्स में थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज उनके जो एवरेज है, उनके जो वैल्यूएशन है अभी एवरेज पे ही है। हम टिपिकली लार्ज कैप के वैल्यूएशन दो तरह से देखते हैं, एक फंडामेंटल वे पे और एक टेक्निकल, या टेक्निकल नाम बोले तो बिहेवियरल वे पे देखते हैं, जहां पे हम काफी क्वांट यूज करते हैं। फंडामेंटल अगर देखा जाए तो मार्केट अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। जो हम आज जो कंपनी की कॉम्पोजिशन है, निफ्टी की जो सेक्टर्स की कॉम्पोजिशन है, उस अगर कंपनीज को इंडिविजुअली अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू दें और उनके वेटेज लें, तो निफ्टी जो आज है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू रेंज में है, वो उसके काफी करीब है। तो यहां से अगर बिहेवियरल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो शायद ये उसके ऊपर भी जा सकती है, और अगर नेगेटिव रहा तो नीचे जा सकती है। हमारे जितने भी बिहेवियरल इंडिकेटर्स हैं वो अब तक ये बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश फेज में है, वो पॉजिटिव है, यानी हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। टिपिकली जब मार्केट बुलिश होती है तो हम तो एस्टिमेट बनाते हैं FY25 या FY26 के। बुलिश मोड में लोग 27 भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है यहाँ से। और अगर ये सेंटिमेंट बेरिश टर्न होता है तो मार्केट कैन गो डाउन ऑल्सो। ओवरऑल लार्ज कैप्स आर मोर प्रेफरेबल अभी कंपेयर टू स्मॉल कैप्स। और विद इन लार्ज कैप्स हम ये कहेंगे क्वालिटी कंपनीज, क्वालिटी बिजनेसेस आर बेटर प्लेस्ड, क्योंकि क्वालिटी का जो उनका प्रीमियम था वो चला गया। क्वालिटी हैज अंडर परफॉर्म फॉर लास्ट 4 इयर्स, तो वो जो प्रीमियम था वो चला गया है। अब आप ऐसे जोन में हैं जहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक क्वालिटी कंपनी और मी टू कंपनी में। तो बेटर कि क्वालिटी कंपनी में निवेश करें, और इनकी ये जो क्वालिटी कंपनीज है उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी बेटर रहती है। तो आप नेक्स्ट 3 साल तक अगर प्रोजेक्ट करना चाहें तो थोड़ा सा आसान है इन क्वालिटी कंपनीज के लिए कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे में क्लियरली क्या संदेश ये भी जा रहा है कि आपको जोखिम कम करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो से? क्या ऐसा माना जाए? इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट और इंडिविजुअल गोल्स के हिसाब से ये होता है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो टिपिकली क्या करते हैं, वो उन सेक्टर्स, उन कंपनीज को की सर्च में लगे होते हैं जहां पे मार्केट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है। देखिए, जब मार्केट किसी कभी भी एक्साइटेड होता है इन अ बुल रैली, तो वो टिपिकली कुछ थीम्स या कुछ सेक्टर्स में बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं, वहां पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाते हैं। उसी समय जब मार्केट एक तरफा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो कहीं और सेक्टर्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। तो ऐसे सेक्टर ढूंढने चाहिए या ऐसी स्टाइल्स ढूंढनी चाहिए जहां पे वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव है और जहां पे मार्केट का ध्यान करंटली नहीं है, तो वहां पे आपको अच्छे बार्गेन भी मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक टिपिकली मार्केट को टाइम करने के बजाय अगर ये अपॉर्चुनिटीज लेते रहें कि कहाँ पे मार्केट का ध्यान नहीं है और वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। करेक्शन मार्केट में कभी भी आ सकता है। वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स रॉबर्ट शिलर, उन्होंने कहा है कि
करेक्शन कम्स इन द मार्केट लाइक अ थीफ इन द नाइट। आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगा। हाँ, बट आपकी एसेट एलोकेशन राइट रखें, आपकी जो सिलेक्शन है फंड्स की और इन्वेस्टमेंट की अगर राइट रखें तो, और थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रीक भी रखें, तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा वेल्थ बन सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि करेक्शन कभी भी आ सकता है बाज़ार में, तो ऐसे में अब बाज़ार में जो अगला करेक्शन आएगा और जब भी आएगा, वहाँ पर एफआईआईज़ की सेलिंग कितना बड़ा श्रेय होगी? तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन आ सकता है शायद ट्रिगर हो इंटरनेशनली रादर देन डोमेस्टिकली। क्योंकि डोमेस्टिक वाइज हम अच्छा कर रहे हैं काफी। एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक में करेक्शन आना वो पूरा मार्केट वाइड करेक्शन नहीं होता। टिपिकली जब पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छी रैली देते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन लेते हैं, बट उस पे पूरे मार्केट को इतना प्रभाव नहीं पड़ता। मैक्रो इवेंट्स जो होते हैं या कुछ क्राइसिस या कहीं पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मार्केट वाइड करेक्शन आता है। वो शायद इंटरनेशनली ट्रिगर्ड हो रादर देन डोमेस्टिकली ट्रिगर्ड। काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डेट टू जीडीपी काफी बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट्स अभी उनके काफी हाई हैं, अ, जूझ रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ मेनी कंट्रीज इन यूरोप। तो वहां पे शायद फाइनेंशियल सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो एक ट्रिगर कर सकते हैं करेक्शन, उसमें एफआईआई की सेलिंग शायद आ सकती है इंडिया में। ओवरऑल आई वुड से कि आगे जाके ओवर अ लॉन्गर टर्म एफआईआई की एलोकेशन इंडिया में बढ़ती रहेगी अगर इंडिया बढ़ती रहेगी आगे। तो मैक्रो सेटअप, कॉर्पोरेट अर्निंग सेटअप अच्छी है इंडिया की, तो फाइनली तो ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडिया में आनी है। शॉर्ट टर्म के लिए शायद बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो शायद कुछ सेलिंग आए और उस वजह से करेक्शन आ सकता है। चलिए, यहाँ पर एक और सवाल अब, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक मार्केट कैप से बात कर ली है, सेक्टर्स पे भी बात कर ली है, थोड़ा सा ब्याज दरों को लेकर आपका व्यू समझना चाहती हूँ। और जिस तरह से हमारी पॉलिसी में भी हमने देखा कि महंगाई एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस में तो हमने देखा ही कि जो उम्मीदें थी कि ब्याज दरें घटेंगी, वो थोड़ा सा जो है अब डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम डेटा के चलते जो आ रहा है। तो अब ब्याज दरों के घटने को लेकर किस तरह के से आपको लग रहा है कि बाजार अब एक्सपेक्टेशंस रखता है? बाजार क्या तैयार है इस तरह के रेट्स को थोड़ा और लंबा चलने देने के लिए? क्योंकि देखिए, लोगों की जो लोन की ईएमआई है वो तो घट नहीं रही है, डिपॉजिट की दरें बढ़ तो रही हैं, लेकिन लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईएमआई क्योंकि आपकी जेब से जा रही है ना, तो वो ज्यादा चुभती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कविता। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अब पीक हो गए हैं। हमें सिर्फ ये अनुमान लगाना है कि कब वो नीचे आते हैं, कब हम इनको ब्याज दरों को नीचे आते हुए देखेंगे। तो हमारा ये अनुमान है एज अ हाउस के बिटवीन जून एंड सितंबर कुछ इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। अ, हम जानते हैं कि कुछ नए निवेशक भी आएंगे इंडियन बाजार में इन द बॉन्ड मार्केट्स। हम जेपी मॉर्गन जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें हमारा इंक्लूजन होने वाला है, और उस हिसाब से कुछ अनुमान है कि अराउंड 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लो आएंगे इंडिया में। जून से ये इनफ्लोज शुरू होंगे, तो इस वजह से यील्ड जो है नीचे आ सकती है। प्लस ऐसा अनुमान है कि यूएस में भी बाय जून, पहले बाजार मार्च की उम्मीद लेकर बैठा था, बट अब द एस्टिमेट्स आर मूविंग टू जून, कि जून में तो कुछ वहां पे इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, तो ग्लोबली कुछ इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, उसका भी इंडिया में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो हमारा अनुमान ये है कि बिटवीन जून एंड सितंबर कुछ इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। अब जो फिक्स्ड इनकम निवेशक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त कुछ अच्छी लाइक यील्ड्स को लॉक कर लें। अगर आपके पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं या बॉन्ड्स हैं जहां पे ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है, जैसे कि 5 साल की ड्यूरेशन है, तो वो लॉक कर लें, ताकि आप ये इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज दर नीचे आएंगे उसका भी फायदा उठा सकें। आपकी इंटरेस्ट रेट सेविंग्स जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे। और जब ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, मैं ये भी कहूंगा कि पहले इंटरेस्ट रेट जब कट आती है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी मार्केट्स रैली करेंगी। पहली इंटरेस्ट रेट कट टिपिकली ये एक्नॉलेज करती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट कट किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट पर इक्विटी मार्केट्स भागें या बाउंस दें, ऐसा नहीं लगता मुझे। बट हाँ, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते जाएंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 साल में इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे आ सकते हैं, तो उसका बॉन्ड मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स दोनों को फायदा होगा। चलिए निमिष, मेरा समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे कहा भी जा रहा है टॉक बैक में कि इंटरव्यू को रैप अप कीजिए, लेकिन जाते जाते एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है, आप किस तरह के निवेशक हैं? रात को आपको सुकून की नींद आती है? क्या आप तमाम जो हमारे निवेशक हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है जब बाजार गिरता है, उतार चढ़ाव, आप तो खैर इस व्यवसाय से बहुत लंबे समय से जुड़े हुई हैं, तो आप किस तरह के निवेशक अपने आप को कहेंगे? तो मैं अपनी एसेट एलोकेशन पे ठीक से ध्यान देता हूँ कि मुझे कब अच्छे इंटरेस्ट रेट लॉक करने हैं और कब इक्विटी मार्केट्स का फायदा उठाना है निवेश करके। मैं अपने पैसे ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में रखता हूँ, ताकि मुझे एक कंपाउंडिंग इम्पैक्ट मिले, और मैं रिडीम नहीं करता जल्दी से। मैं काफी सालों से सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ, रिडीम नहीं करता। और एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखता हूँ कि मार्केट जब एक चीज के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कुछ और चीजें शायद आपको बहुत अच्छे दाम पे मिले। तो अगर वो क्वालिटी कंपनीज हैं और अच्छे दामों पे मिल रही हैं, तो दिस इज द टाइम टू गो एंड लॉक इट। तो दिस इज ऑल दैट वी डू। चलिए निमिष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें आपने हमें सिखाई, दर्शकों को सिखाई, और धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।